हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जल में उपस्थित उपयोगी पदार्थ। यहाँ पे गुण या उपस्थित द्रव्य उच्चतम हानिकारक स्तर। ये गुण या उपस्थित द्रव्य पूछा गया है, बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ उच्चतम हानिकारक स्तर बोला गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो जल में उपस्थित उपयोगी पदार्थ होते हैं। पीएच का मतलब हुआ कि जल में अम्ल क्षार का समन्वय हो, ना अम्ल हो ना क्षार हो। तो अगर अम्ल नहीं है, क्षार नहीं है, तो जल हमारा न्यूट्रल है, उदासीन है। इसीलिए जल में अम्ल क्षार की मात्रा नहीं होती है, ना होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, दोनों का संतुलन बराबर हो। उसके बाद यहाँ पे 7.0 से 8.5, अगर 7.0 है तो ठीक है, और नहीं तो से 8.5 ये चलने वाला है। 7.0 से 8.5 ये उच्चतम स्तर हो जाएगा। उसके बाद कुल ठोस 7 तो ठीक है, 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, पर अगर 8.5 हुआ तो बढ़ गया। कुल ठोस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर यहाँ पे दिया गया है। तो तांबा, कॉपर, जो जल में कॉपर की मात्रा दिया गया है वो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर दिया गया है। उसका लोहा 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्लोराइड 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। सल्फेट 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। कैल्शियम 75 मिलीग्राम प्रति लीटर। जिंक जस्ता 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। मैग्नीशियम 30 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो ये था हमारा जल में उपस्थित उपयोगी पदार्थ की बात थी। और उच्चतम हानिकारक स्तर मतलब ये हमारा उच्चतम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उच्चतम हानिकारक स्तर होता है, अगर इससे अधिक होगा तो ये हानिकारक स्थिति उत्पन्न करेगा। तो उपयोगी पदार्थ हमारे ये सब हैं, जल में ये सब होते हैं, होने चाहिए, और इनकी मात्रा ये होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हुआ तो ये हानिकारक होगा। आगे बात करें जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ। जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ, जो हमारे जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं। जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पदार्थ का नाम दिया गया है उच्चतम सीमा, इसके ऊपर हानिकारक, इसके ऊपर हानिकारक होगा। यहाँ लिखा गया आर्सेनिक 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। यहाँ पे इसके ऊपर जो है हानिकारक होगा। कैडमियम 0.005 मिलीग्राम प्रति लीटर, इतना है तो ठीक है, पर इसके ऊपर होगा तो हानिकारक होगा। शीशा, लेड जिसे कहते हैं, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। पारा, मरकरी 0.001 मिलीग्राम प्रति लीटर। सिलेनियम 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो ये हमारे जो है हानिकारक तत्व हैं, ये जल के हानिकारक तत्व हैं, और इनकी मात्रा अगर इससे अधिक हुई तो ये समझ लो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। कोई ना कोई समस्या इससे जरूर उत्पन्न हो, जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, पारा है, सीसा है, सिलेनियम है, इन सब से शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी ये जो कैडमियम है, कैडमियम से इटाई नामक बीमारी होती है, कैडमियम की अधिकता से। पारा मरकरी से अभी एक आया था मिनी माता या कोई आया था एग्जाम में, जिसका आंसर माना गया है। तो ये सारी समस्या उत्पन्न होती है अगर अधिक होता तो। अब हम बात करते हैं यहीं पे शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल में अंतर। शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल में अंतर की बात करेंगे। शुद्ध जल स्वच्छ, रंगीन तथा चमकीला होता है। अशुद्ध जल गंदा, रंगीन तथा मटमैला होता है। शुद्ध जल में किसी प्रकार की मिठास, नमक एवं खारापन नहीं होता है। अशुद्ध जल में किसी न किसी प्रकार के कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम आदि के तत्व होने के कारण यह खारा होता है। शुद्ध जल कीटाणु रहित होता है, यह कीटाणु युक्त होता है। नंबर 4 पॉइंट, शुद्ध जल में घुले पदार्थ स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे जो शुद्ध जल, ये हानिकारक, ये होते हैं लाभदायक तत्व, मतलब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, यहाँ जो शुद्ध जल में घुले पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, और अशुद्ध जल में घुले प्रत्येक पदार्थ हानिकारक होते हैं। अशुद्ध जल में घुले प्रत्येक पदार्थ हानिकारक होते हैं। चूना रहित होने के कारण यह हल्का या मृद जल कहलाता है। चूना रहित, जिस जल में चूने की मात्रा नहीं होती है, ये जल मृद जल कहलाता है। चूना होने के कारण यह भारी तथा कठोर जल कहलाता है। ये देख रहे हैं आप, अगर कभी पूछा जाए कठोर जल में, कठोर जल किसके कारण भारी और कठोर होता है? कठोर जल किसके मिलने से भारी और कठोर होता है, या अशुद्ध जल किसके मिलने से भारी और कठोर होता है? अशुद्ध जल किसके मिलने से भारी और कठोर होता है? तो आपका ऑप्शन चूना रहेगा, मिट्टी रहेगा, बालू रहेगा, ब्लीचिंग रहेगा, या ब्लीचिंग ना रख के कोयला रहेगा। कोयला, चूना, बालू, मिट्टी। तो आप तो यही सोचोगे ना कि कठोर और भारी जो होगा वो गंदगियों के मिलने से ही होगा, पर यहाँ ऑप्शन में चूना होने के कारण यह भारी तथा कठोर जल कहलाता है। तो आपको चूना ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। छठा पॉइंट की बात करेंगे। इसमें जो छठा पॉइंट है, यह अवलंबित अशुद्धियाँ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, रेत, मिट्टी के कण तथा सूक्ष्म कीड़े आदि से रहित होता है। शुद्ध जल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सामान्यतः इसमें अवलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। अवलंबित का मतलब हो गया कि जो जल में घुली ना, जैसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, रेत, मिट्टी के कण तथा सूक्ष्म कीड़े आदि। अवलंबित मतलब उसमें अविलंबित नहीं होते, उसमें मिली नहीं हुई रहती हैं, बाहर दिखाई देती हैं। शुद्ध जल पीने योग्य होता है, अशुद्ध जल पीने योग्य नहीं होता है। हल्का होने के कारण शुद्ध जल में साबुन, हल्का होने के कारण शुद्ध जल में साबुन के झाग अत्यधिक आते हैं, क्योंकि जल हल्का होता है, अच्छे झाग आते हैं, इसीलिए इसको हम शुद्ध जल कहते हैं, मृद जल कहते हैं। अशुद्ध जल, अच्छा यहाँ अशुद्ध जल में साबुन के झाग भारी होने के कारण नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उसमें चूना होने के कारण जल भारी होता है। ये दिया गया ऑप्शन। अब हम बात करेंगे जल प्राप्ति के स्रोत की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है जल प्राप्ति के स्रोत। जल सदैव प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त स्रोत होता है। ये स्रोत इस प्रकार हैं। पहला, वर्षा का जल, रेन वाटर। दूसरे नंबर पर पृथ्वी के ऊंचे तलों का जल। उसके बाद तीसरा पॉइंट, नदी का जल। उसके बाद जो हमारा जल प्राप्ति का स्रोत है, चौथा पॉइंट भी है। इतने सारे स्रोत हैं जल प्राप्ति के, जल इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होते हैं। चौथे पॉइंट में हम बात करें चश्मे का जल। ये आप देख लीजिए, चश्मे का जल, इसको कहते हैं झरना। यहाँ पे लिख भी दिए हम हिंदी में। ये एक नाम आपको मिलेगा दरार। देखो ऐसे मिलेगा, चश्मा आपको नया शब्द लग रहा होगा, देख लीजिए चश्मे का जल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दरार भी लिखे हैं, यहाँ हम झरना भी लिखे हैं। इसको कहते हैं झरना, दरार या चश्मा। आप इतना चीज़ों को समझिए कि ये सारे जल के स्रोत हैं। और ये दरार दे देगा या दरार तो बहुत सारे लोग समझ जाएंगे, और झरना भी समझ जाएंगे, पर चश्मे नहीं समझ पाएंगे। चश्मा। उसके बाद पांचवा पॉइंट गहरे कुएं। छठा पॉइंट उथले कुएं। सातवां पॉइंट समुद्र का जल। आठवां पॉइंट तालाब। नौवां पॉइंट पानी का पंप अथवा नलकूप। नलकूल लिखा है, नलकूप भी बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए आपकी इतने जल के स्रोत हैं, 9 जल के स्रोत 9 हैं। जल के स्रोत साफ और दूषित दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। पानी के प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित प्रकार से दूषित हो जाते हैं। जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनके दूषित होने के कई कारण होते हैं, निम्नलिखित।
निम्नलिखित कारण हैं जो जिन कारणों से दूषित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, स्रोत में अथवा स्रोत के समीप लोगों द्वारा मल त्यागने से। दूसरे नंबर पे लोगों के जल स्रोत में स्नान करने से, पानी के मध्य अथवा उसके पास बैठकर कपड़े या घरेलू बर्तन धोने से, स्रोतों में किसी कारखाने का रासायनिक जल बहाने से। दूषित जल में 2 प्रकार के अपद्रव्य होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हैं जल गंदे होने के कारण, दूषित होने के। जो हमारे जल, प्राकृतिक जल दूषित होते हैं, यही कारण होते हैं। अच्छा, ये मैं ऊपर नहीं की थी, ये देखिए, इतने कारण हैं। स्रोत में अथवा स्रोत के समीप लोगों द्वारा मल त्यागने से, लोगों के जल स्रोतों में स्नान करने से, पानी के मध्य अथवा उसके पास बैठकर कपड़े धुलने, बर्तन धुलने से, स्रोतों में से किसी कारखाने का रासायनिक जल बहाने से, दूषित जल। ये इतने कारण होते हैं 4। उसके बाद बात करें, दूषित जल में 2 प्रकार के अपद्रव्य होते हैं। कौन सा? आलंबित अपद्रव्य, आलंबित अपद्रव्य, और उसके बाद घुले हुए अपद्रव्य। आलंबित अपद्रव्य का मतलब है जो ऊपर तैरते रहें। इसका अर्थ ये है कि जो ऊपर तैरते रहें। हमारे जो दूषित जल 2 तरह से जो होते हैं, उनमें वो भी 2 तरह से होते हैं। एक ऊपर तैरने वाली अशुद्धियाँ होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, और एक घुले हुए अपद्रव्य होते हैं। यहाँ पे एकदम शुद्ध हिंदी अपद्रव्य दिया है। आलंबित अपद्रव्य और घुले हुए अपद्रव्य। तो इसको एक नाम और भी देते हैं, अघुलनशील। जो हमारे अपशिष्ट जल के अशुद्धियाँ जो होती हैं, घुलित अशुद्धियाँ और अघुलित अशुद्धियाँ भी इसको नाम देते हैं। अघुलित अशुद्धियाँ और घुलित अशुद्धियाँ भी नाम देते हैं। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा। छोटे छोटे कण जैसे लकड़ी, रेत तथा तिनके आदि जल में विद्यमान हों तो या आंतों में घर्षण उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप दस्त लग जाते हैं। इसके अलावा प्राश्रयी कृमि जैसे धागे सदृश कृमि, गोलाकार कृमि, कृषि के अंडे पानी में कभी कभी तैरते रहते हैं। यही पानी यदि अनजाने में पी लिया जाए तो इनके अंडे शरीर में टूट जाते हैं और प्रौढ़ कृमि पैदा हो जाते हैं। ये कृमि मनुष्य द्वारा अवशोषित हुए भोजन का अंश खाते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने पोषण से वंचित रह जाता है, उसका रंग पीला पड़ जाता है और उसकी शक्ति का ह्रास होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये जो आलंबित अपद्रव्य हैं, इनमें ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी में कृमि होते हैं जो हमारे पेट में जाके ये अपना वहाँ पे जाके अपना ग्रोथ करने लगते हैं, और ये हमारे जो हम खाते पीते हैं उस पोषण को ये ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में पलते रहते हैं, पड़े रहते हैं ये, और हमें क्या करते हैं ये, और प्रौढ़ कृमि पैदा हो जाते हैं। मतलब जो अंडे शरीर में टूट जाते हैं, मतलब जब जाते हैं तो हमारे शरीर में उनका विकास होने लगता है, पूरी तरह से वो विकसित हो जाते हैं हमारे शरीर में, और वो प्रौढ़ कृमि पैदा हो जाते हैं। तो ये कृमि मनुष्य द्वारा अवशोषित हुए भोजन का अंश खाते रहते हैं। जो मानव खाता है वही पूरा पोषण लेते रहते हैं। तो कहने का मतलब हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे घुले हुए अपद्रव्य की बात करेंगे। जल में कार्बनिक अपद्रव्य पूर्ण रूप से घुले हुए होते हैं। इन कार्बनिक अपद्रव्यों की कम मात्रा हानिप्रद नहीं है, परंतु इनकी अधिक मात्रा भयप्रद है। अधिक अगर होगा तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, पर कम मात्रा हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं देगा। इनके विच्छेदन से अमोनिया के लवण, नाइट्रेट तथा नाइट्रेस तथा नाइट्रस उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक जल में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट भी होते हैं। अशुद्ध जल में कैल्शियम के बाइकार्बोनेट भी होते हैं। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स भी घुलनशील होते हैं, जिनसे अतिसार और कई अन्य पाचन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हमारे
ये सब होते हैं, घुले होते हैं जल में। इनको जब हम इनका सेवन करते हैं तो इनके सेवन से हमारे शरीर में पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करें जल शुद्धिकरण की घरेलू विधियों के बारे में थोड़ा सा, और नहीं तो जल शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ, यहीं से हम दूसरे क्लास देख लेते हैं। दूसरी क्लास में हम जल शुद्धिकरण की घरेलू विधियों के बारे में बात कर लेंगे। इतना रीड कर लेते हैं, फिर जल शुद्ध करने की विधियों से देखेंगे। जल शुद्ध करने की घरेलू विधियां जो हैं, जल के अंदर प्राकृतिक रूप से एक गुण होता है, जल कुछ समय पश्चात मानव द्वारा मिलाई गई गंदगियों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, परंतु प्राकृतिक शुद्धिकरण में कुछ अधिक समय। जल शुद्धिकरण की घरेलू विधियों के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। जल के अंदर प्राकृतिक रूप से एक गुण होता है कि जल कुछ समय पश्चात मानव द्वारा मिलाई गई गंदगी से अपने आप को मुक्त कर लेता है, परंतु प्राकृतिक शुद्धिकरण में कुछ अधिक समय लगता है। इस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण भी नहीं होता है, इसीलिए जल शुद्ध होना आवश्यक है। जल के शुद्धिकरण से अभिप्राय है कि उसे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बनाना एवं हानिकारक दोषों से मुक्त करना। बहते हुए जल की अशुद्धियाँ अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, परंतु जल ही शुद्धता के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर नहीं माना जा सकता। इसलिए जल के शुद्धिकरण हेतु कृत्रिम उपायों को भी अपनाया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अधिकतर जल को शुद्ध करने के लिए मानव द्वारा निर्मित साधनों को ही अपनाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक साधनों को प्रत्येक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए जल को विभिन्न साधनों से शुद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो घरेलू विधियाँ हैं वो जल शुद्ध करने की विधियाँ ही हैं, जो जल शुद्ध करने की घरेलू विधियों को अपनाते हैं। घरेलू विधियों में यही आते हैं, तो ये हम दूसरी क्लास में बात करेंगे जल शुद्ध करने की विधियाँ या घरेलू विधियाँ। तो यहाँ पे हमारी 3 विधियाँ होती हैं, भौतिक विधि, रासायनिक विधि, यांत्रिक विधि। ये सारा देखेंगे, उसके बाद ये नहीं तो क्लास बहुत लंबी, क्योंकि यहाँ पे सारी विधि दी गई, सारी विधि को हम एक ही साथ पढ़ेंगे। ये जल शुद्ध करने की जितनी भी विधियाँ हैं, सारी विधियाँ हमारी घरेलू विधियों में ही आएंगी, क्योंकि जो ये टॉपिक जब मैं शुरू करूँगी जल शुद्ध करने की विधियाँ, तो यहाँ पे ये देखो कितना क्या क्या बताया गया है, किन किन पदार्थों का प्रयोग किया गया है, सबके बारे में मैं डिटेल करूँगी। एक ही क्लास में ये हो जाए कंप्लीट। यहाँ पे सारी चीज़ें एक क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये बस समाप्त भी हो जाएगा। एक ही क्लास में समाप्त भी हो जाएगा, थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी पर समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली क्लास हमारी इसी की होगी, जल शुद्ध करने की विधियाँ। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी चैनल पे सारे प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, इन सब चैप्टर का प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।